नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान में महज 3 दिनों में एक मेजर सहित 5 जवान शहीद हो जाने के बाद सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने उन लोगों को चेतावनी दी है जो पिछले 1 साल से कश्मीर में आतंकवाद विरोधी लड़ाई में अड़चने पैदा कर रहे हैं। सेना प्रमुख ने साफ तौर पर कहा कि अब कश्मीर में ISIS और पाकिस्तानी झंडे लहराने वालों के साथ सख्ती के साथ निपटा जाएगा। सेना प्रमुख के इस बयान से काफी विवाद हो गया है। कई राजनीतिक दल कश्मीरियों पर सीधे गोली चलाने की अप्रत्यक्ष चेतावनी के बाद इसके विरोध में उठ खड़े हुए हैं। सेना प्रमुख के इस बयान की जहां कुछ राजनीतिक दलों ने आलोचना की है, वहीं रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने उनका समर्थन किया है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि कश्मीर के ऐसे हालात केंद्र सरकार की नाकामी से हुए हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आया कि जम्मू कश्मीर क्या है। सेना प्रमुख के बयान पर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पिछले साल 1000 बच्चों को चोटें आई थीं और तकरीबन 1200 बच्चों की आंखें चली गई थीं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता मुस्तफा कमाल ने सेना प्रमुख के बयान पर कहा कि सीनियर आर्मी ऑफिसर को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते देखना हैरान करने वाला है। उधर बीजेपी ने सेना प्रमुख के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया की निंदा की है। गौरतलब है कि सेना प्रमुख का ये बयान मुठभेड़ के बाद कुछ स्थानीय लोगों द्वारा सेना पर ऑपरेशन के दौरान पत्थर फेंके जाने के बाद आया है। शायद यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को सलाह दी गई है कि वे उन जगहों पर न जाएं जहां सुरक्षा बलों की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हो रही हो। देश देशांतर में आज चर्चा इसी विषय पर। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज कादियान, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, कांग्रेस प्रवक्ता मोहम्मद अली खान और कश्मीर के जाने माने पत्रकार और राइजिंग कश्मीर अखबार के संपादक शुजात बुखारी। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत शुजात बुखारी साहब मैं आपसे करना चाहूंगा कि कश्मीर में जो ये हालात हैं जिसकी वजह से आर्मी चीफ को एक सख्त बयान देना पड़ा, क्या वाकई हालात ये ऐसे ही हैं और इस बयान को किस तरह से लिया जा रहा है? देखिए कुर्बान भाई, जहां तक हालात का ताल्लुक है इसमें कोई शक नहीं है कि हालात बहुत ही गंभीर हैं और जो भी सिचुएशन पिछले 1-2 हफ्ते के दौरान देखने में आई, चाहे वो 12 फरवरी को कुलगाम का एनकाउंटर हो जहां पे फ्यूनरल प्रोसेशन में कोई 30,000 से ज्यादा लोग जो हैं मिलिटेंट्स के प्रोसेशन में शामिल हुए, या उसके बाद हंदवाड़ा और हाजन में जो एनकाउंटर्स हुए, एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि जिस तरह से लोग मिलिटेंट्स की हिमायत में आज खुलेआम निकलते हैं। और ये सिचुएशन शायद हमने 1990 में भी नहीं देखी थी जब मिलिटेंसी बहुत पीक पे थी। तो इसको एक आइसोलेशन में लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसका एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है, इसका एक जो डिसल्यूजनमेंट है और जो कश्मीर में लोगों का जो राब्ता है जो कट चुका है उसके साथ है। और इस बैकग्राउंड में जब आप आर्मी चीफ की तरफ से इस किस्म के बयान को देखते हैं तो मैं समझता हूं कि ये कश्मीर के पूरे अवाम के खिलाफ लड़ाई छिड़ने का मामला है और उन्होंने अपना जो ब्रीफ है वो थोड़ा एक्सीड किया है। जाहिर सी बात है कि वो एक सेरेमनी में थे जहां पे जवान मारे गए थे, उनको श्रद्धांजलि पेश की जा रही थी और शायद वो ज्यादा इमोशनल हो गए, लेकिन फौज और स्ट्रेटजी और सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर आप शायद जज्बात से काम नहीं लेते बल्कि स्ट्रेटजी से काम लेते हैं। और मैं समझता हूं कि उन्हें जो नॉर्दर्न कमांड के चीफ जो थे पिछले 2-3 महीने पहले वो रिटायर हो गए, जनरल हुड्डा साहब, उनसे थोड़ा बहुत सबक लेना चाहिए था कि उन्होंने किस तरह से कहा था कि कश्मीर जो है एक पॉलिटिकल समस्या है और इसको एक पॉलिटिकल अप्रोच की जरूरत है और इसको पॉलिटिकल अप्रोच से डील किया जाना चाहिए, न कि आप कहेंगे कि ये सारे लोग जो हैं इनको हम मिलिटेंट या एंटी नेशनल या टेररिस्ट मानेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो उसका मतलब क्या ये बनता है कि अगर कुलगाम में 30,000 लोग मिलिटेंट के फ्यूनरल प्रोसेशन में थे, आप 30,000 लोगों को मारेंगे? क्या ये स्ट्रेटजी हो सकती है? लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान साहब, अभी आपने सुना शुजात बुखारी साहब ने जो कहा, आर्मी चीफ का जो बयान है उसे आप किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं और आप क्या कहना चाहेंगे? जनरल बिपिन रावत आर्मी के मुखिया हैं, उस नाते से उनकी जिम्मेवारी बनती है कि अपने ऑफिसर्स, अपने जवानों की जान की हिफाजत का वो यकीन करें। अभी तक 90 से लेकर हम फिगर देखते हैं करीब 5,500 सोल्जर हमारे शहीद हो चुके हैं। वो सही है, देश की जब जरूरत है, आर्मी वहां डिप्लॉयड है, तो अगर ऑपरेशन में शहादत होती है तो वो सोल्जर की एक ड्यूटी मानी जाती है।
लेकिन अभी जो हो रहा है, जो हमारे ही लोग, उनकी वजह से अगर हमारी कैजुअलिटी बढ़ती है, अभी जो हाजिन और हंदवाड़ा में जो ऑपरेशन हुए हैं, अगर आप देखिए तो हमारे ही लोग करते क्या हैं, पहले तो वो आतंकवादियों को अपने घरों में पनाह देते हैं, फिर वो लुकआउट मैन रखते हैं कि अगर आर्मी का कॉलम आए तो उनको पहले इतला दे दी जाए, फिर वो आर्मी के कॉलम को भीड़ इकट्ठी करके डिले करते हैं, और फिर सबसे बुरी बात जो इस ऑपरेशन में हुआ है मेजर दहिया, कि हमारे जो सोल्जर कोई जख्मी हो जाते हैं उनको निकालने में भी बाधा डाली जाती है। ये तो सही तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेजर दहिया जो इंजर्ड थे, अगर उनको समय से निकाला जाता तो शायद उनकी जान बच जाती। अगर ऐसे माहौल में आर्मी चीफ ऐसा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? उन्होंने ये नहीं कहा कि हम 30,000 को गोली मारेंगे, गोली का उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि जो आदमी हमारे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में रुकावट डालेंगे, ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, उनको हम एंटी नेशनल मानेंगे और उसी तरीके से कार्रवाई की जाए। अगर वो एंटी नेशनल है तो क्या है कि जो बाहर के जिहादी पाकिस्तान के 2 मरे, उनमें दोनों पाकिस्तानी थे वो, अगर वो आते हैं, आप उनकी मदद करते हो सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस की कैजुअलिटीज बढ़ती हैं। मैं समझता हूँ आर्मी चीफ ने बिल्कुल सही बयान दिया है, उनकी जिम्मेवारी है जान की हिफाजत करना सिपाहियों की। मानवाधिकार की बात करते रहते हैं, सिपाहियों के भी मानवाधिकार हैं, आप रहे, मैं आता हूं आपके पास। मानवाधिकार सोल्जर्स के भी हैं, वो भी किसी के बेटे हैं, वो भी मासूम हैं। तो ये एक तरफा जो लड़ाई चलती है, ये हम इसको बयान को ट्विस्ट कर रहे हैं कि उन्होंने कहा गोली पत्थर का जवाब गोली से देंगे या 30,000 को गोली मारेंगे। वो सलाह दी, अगर आप उस भीड़ में आते हो, आर्मी और मिलिटेंट के बीच में आप शील्ड बनते हो तो आप कैजुअलिटी हो सकते हो, सीधा होना भी चाहिए ऐसा ही। जब तक ऐसा नहीं करेंगे आप तो आर्मी कब तक पत्थर खाती रहेगी, कब तक अपनी कैजुअलिटी मानती रहेगी। ये समस्या आपने सही कहा, ये आर्मी की समस्या नहीं है। आर्मी तो सिर्फ एक बैंड एड का काम करती है, समस्या को काबू में साहब आप रहिए, मैं आता हूँ आपके पास। आर्मी के काबू में नहीं है ये समस्या, तो पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, सोशल है, साइकोलॉजिकल है, सबको मिलके आगे बढ़ना चाहिए ताकि समस्या का हल निकले। आर्मी तो टेम्परेरी डिप्लॉयमेंट होती है। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास में। गोपाल अग्रवाल साहब, इस बयान को लेकर के राजनीति भी शुरू हो गई, कई राजनीतिक दलों ने बयान दिए, जवाब में आपकी पार्टी ने भी, रविशंकर प्रसाद साहब का बयान आया, उन्होंने कांग्रेस के बयान का खंडन किया। क्या आपको लगता है कि ये जो अप्रोच है जिसके तई बिपिन रावत साहब का बयान आया है, उससे आप कश्मीर में शांति हासिल कर लेंगे, लोगों के दिल जीत लेंगे? नहीं, देखिए, ये जो इसके रिएक्शन में जैसे अभी बोला गया है कि अगर रिएक्शन में देख, आर्मी को अपना हिसाब से भी देखना है और उसको पॉलिटिकल एंगल या पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में देख नहीं सकते हम। आर्मी एक विशेष परिस्थिति में वहां काम कर रही है, इतने सालों से चल रहा है, और उन्हें अपने हिसाब से स्ट्रेटेजिकली वो कह रहे होंगे मूव करेंगे। ये भी तो स्ट्रेटेजिकली, कैसे आप आर्मी चीफ को ये कैसे कह सकते हैं कि उनके बयान का स्ट्रेटेजिक मीनिंग नहीं है? अगर वो वार्निंग दे रहे हैं तो पहले वार्निंग देना तो ठीक बात है, लेकिन अल्टीमेटली इसको पॉलिटिकल एनालिसिस करना भी गलत है। कश्मीर की जो समस्या है वह एक आंतरिक सुरक्षा की भी समस्या है, मिलिट्री की भी समस्या है, वह केवल पॉलिटिकल इशू नहीं है। कश्मीर का जो क्रॉस बॉर्डर सपोर्ट है, टेररिज्म है, देश की अस्मिता का प्रश्न है, देश की सुरक्षा का प्रश्न है, उन सब का लार्जेस्ट पर्सपेक्टिव को उनको एक पॉलिटिकल इशू समझ के और उनको इमोशनल हम अप्रोच नहीं कर सकते। ये मुझे तो लगता है कि आर्मी के चीफ ने पूरा सोच समझ के स्ट्रेटेजिकली स्टेटमेंट दिया होगा, और जो नहीं दिया या दिया ये उन्हीं का अपना बयान है, उन्हीं से क्लैरिफिकेशन आना चाहिए। पॉलिटिकल हम उसमें नहीं, लेकिन आपके नेता प्रतिरक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और रविशंकर प्रसाद साहब यूनियन कैबिनेट के हिस्सा हैं, सदस्य हैं, उन्होंने इसको जस्टिफाई किया, डिफेंड किया और हिमायत की है। तो डिफेंस मिनिस्टर जैसे आर्मी के चीफ का जो बयान है वह बिल्कुल जस्टिफाइड लग रहा है, और डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है, तो हम तो उसी बात पे स्टैंड करते हैं। हम तो आर्मी के चीफ के बयान पे भी स्टैंड करते हैं कि उन्होंने कहा, मैं तो कह रहा हूं कि उन्होंने अगर कहा है बयान तो स्ट्रेटेजिकली होगा और जरूरत के अनुसार कहा गया और वहां की वस्तुस्थिति को देख के किया, उसको पॉलिटिकल। मोहम्मद अली खान साहब, आपकी पार्टी को क्या एतराज है, क्योंकि आपकी भी जब 10 साल यूपीए सरकार थी, कश्मीर में भी आपने गठबंधन बना करके सरकार चलाई, कई बार इस तरह की घटनाएं हुई, बड़े पैमाने पे
लोगों का गुस्सा भी सामने आया और उनको भी गोलियों का शिकार बनाया गया। तो अगर आर्मी अपना ऑपरेशन कर रही है और उसमें वो एक स्टर्न वार्निंग दे रहे हैं, तो इस पे ऐतराज क्यों है पार्टी? जी कुर्बान साहब, सबसे पहले तो मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, और आज हमारे मीडिया सेल के जो चीफ हैं सूरजवाला साहब, उन्होंने भी बात क्लियर कर दी कि हमें इतना एतराज नहीं है हमारे आर्मी चीफ के बयान से, क्योंकि अगर आप वो पूरा कॉन्टेक्स्ट में सुने, संदर्भ में सुने, तो उन्होंने ये भी बोला है कि हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए इन बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। आई थिंक ये बड़ा लॉडेबल और तारीफ लायक सेंटिमेंट है। मगर कुर्बान साहब, हमारी शिकायत है, और हमारी शिकायत है भाजपा सरकार से, जो राज्य में भी है और केंद्र में भी है। देखिए, मैं मानता हूं कश्मीर कोई आसान जगह नहीं है, और राज्यों में जो चैलेंजेस हैं वो कश्मीर में कई लेवल्स पे मैग्नीफाइड है, मगर एक अहंकार है इस सरकार का। हमारी जिम्मेदारी विपक्ष होने के नाते हम इनसे सवाल पूछे। देखिए, आपने बड़ा सही लफ्ज इस्तेमाल किया, आपने कहा दिल जीतने हैं लोगों के। कैसे जीतेंगे? देखिए, ये लड़ाई है, ये दो पहलुओं पे लड़ी जाएगी। एक तो ये बैटलफील्ड पे लड़ी जाएगी, और एक ये आपको आइडियोलॉजिकली भी जीतने की बहुत सख्त जरूरत है। और गांधी जी ने बड़ा सही कहा था, आई फॉर एन आई, टूथ फॉर अ टूथ लीव्स द वर्ल्ड ब्लाइंड एंड टूथलेस। अंधा काला छोड़ देगी हम सबको। इसलिए एक संवेदनशीलता की बहुत अहम जरूरत है। यही गुलाम नबी आजाद साहब कहना चाह रहे थे। दुख की बात यह है कि भाजपा बनिस्बत इसकी कि इस बात को अप्रिशिएट करे, इसे समझे और लोगों को रीच आउट करने की कोशिश करे, उन्होंने क्लैम्प डाउन कर लिया और अब बोलते हैं नहीं भाई, हम लोग जो कर रहे हैं सही करें। मगर मैं आपके सामने एक दो आंकड़े रखूंगा, मैं जो शोर हूं आप भी जानते हैं, 200 से अधिक लोग सोल्जर्स की जिंदगियों का बलिदान चढ़ चुका है। 100 के करीब बेगुनाह जिसे कहते हैं अवाम मर चुके हैं इस लड़ाई में 2014 से जब से इनकी सरकार बनी है स्टेट में और सेंटर में। तो देखिए, मैं मानता हूं कि सबको जिम्मेदारी लेनी है, मगर जो पार्टियां वो पावर ऑक्यूपाई कर रही हैं, जो प्रशासन में है, उनकी जिम्मेदारी इतनी अहम हो जाती है और उन्हें ऐसा दर्जा देना चाहिए इस प्रॉब्लम को कि मुझे नहीं लगता। हमारी शिकायत यही है कि आप लोग इसे सही से निपट नहीं रहे। कोई रास्ता बताइए, हम आपसे यही पूछ रहे हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये पॉलिटिकल बयान होता तब तो आप इसको ऑब्जेक्ट करते। हमारे देश के आर्मी के चीफ का बयान है, उसको आप एनालाइज कर रहे हैं अपने पर्सपेक्टिव में। ये गलत है। आप आर्मी के चीफ के बयान को उसी के स्टैंड पे लेना। और अल्टीमेटली अगर संवेदनशीलता की बात है तो होम मिनिस्टर ने कहा है कि पैलेट गन्स को हम लोगों ने एक बार रोका है, ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म देख रहे हैं, तो वो है वो तो जी। शुजात बुखारी साहब, साल भर पहले जब ये सिलसिला शुरू हुआ और बुरहान वानी वाला मामला हुआ, तो ये पैलेट गन्स का मामला, उसको लेकर पार्लियामेंट में भी चर्चा हुई। उस वक्त सेना की तरफ से, जो उस वक्त के सेनाध्यक्ष से एक बयान आया था और बहुत दर्दमंदाना बयान था, और उसमें ये लोगों तक पहुंचने की बात की गई थी। और कोई शायद आर्मी का एक कार्यक्रम भी चल रहा है कि लोगों तक पहुंचाया जाए और उनको समझाया जाए, अगर वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, वायलेंट होते हैं, तो क्या उसमें आप ये कंट्राडिक्शन देख रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि जैसा कि शायद किसी पैनलिस्ट ने कहा कि ये आर्मी का काम नहीं है। मैं वही कोशिश कर रहा हूं, जिस तरह से गोपाल जी ने कहा कि ये पॉलिटिकल मामला नहीं है, वही तो सबसे बड़ी गलती वही है कि ये पॉलिटिकल इशू है। जैसे जनरल कादियान साहब का आपने सुना कि लोग मिलिटेंट को पनाह देते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं। अब इतने सारे लोग, जो सारा गांव उठता है मिलिटेंट्स की हिमायत में, तो आपको नहीं लगता है कि ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि कश्मीर कहां पे है? और एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो यही है कि दिल्ली में जो लोग बैठे हैं वो इसको सिर्फ सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर के प्रिज्म से देखना चाहते हैं, जो कि ये नहीं है। यहाँ बात हुई कि भाई मानव अधिकारों की बात हुई कि जवानों के भी है, लेकिन कश्मीर में 2016 में 12,000 लोग जख्मी हुए। बच्चे जो है वो बीनाई से महरूम है पैलेट गन से। आप मुझे बताइए कि आजकल की सिविलाइज दुनिया में पैलेट गन कहाँ पे इस तरह से इस्तेमाल होता है कि आप लोगों को आंखों से महरूम करेंगे? और आप कहते हैं कि हम बहुत बड़ी जमहूरियत है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में रहते हैं। आप कौन सी डेमोक्रेसी को इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे? और इस तरह से मेरे कहने का मतलब है कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है इन ए सेंस कि जो आर्मी चीफ का स्टेटमेंट है, खुद जनरल रावत जो है वो मेजर जनरल रहे हैं बारामूला में, वो कश्मीर के पॉलिटिकल और सोशल डायनेमिक्स को ज्यादा समझते हैं। और जब उस तरह के जनरल इस किस्म का बयान देंगे कि हम सारे लोगों को एंटी नेशनल मानते हैं, तो आप किसी रिअप्रोचमेंट के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रखती है ना, आप किसी रिकंसिलिएशन के लिए गुंजाइश ही नहीं रखते हैं ना। आप कहते हैं कि नहीं जी हम सबों के साथ लड़ाई की, लेकिन इशू बेसिक ये है कि आप देखिए कि लोग इस तरह से
क्यों अगर वो रोड़े अटकाते हैं एनकाउंटर साइट्स पे जाके, मसला क्या है उसको तो जानने की जरूरत है ना, कि उसको एड्रेस करने की जरूरत है। आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, आप इसको सतही तौर पे देख रहे हैं कि चलो जी हम इनको रोकेंगे, पीएसए लगाएंगे। कितने लोगों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाएंगे आप, कितने लोगों को आप ये करेंगे? आर्मी के पास इतने पावर्स अदरवाइज भी है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है। आपने कश्मीर को और कौन सा काला कानून देने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? आपको कितने लोगों को और को मारना है वहां पे? ठीक, राज कादियान साहब, जो सवाल शुजात बुखारी साहब ने उठाए हैं उनसे आप कितना सहमत हैं, और क्या ये जो आर्मी चीफ के बयान का सिर्फ समर्थन कर देने से आर्मी को ये एम्पावरमेंट हासिल हो जाएगा कि वो इस समस्या का समाधान निकाल लेगी, या ये कि हम दूसरे मानवाधिकारों की भी बात करेंगे? नहीं, बिल्कुल बात करेंगे। जितने मानव अधिकारों का सम्मान आर्मी करती है, आपने दिल जीतने वाली बात कही थी थोड़ी देर पहले। मैं बता दूं, आर्मी का जो कंस्ट्रक्टिव काम है J&K में, आप एजुकेशन ले लीजिए। आज के दिन 46 आर्मी गुडविल स्कूल आर्मी चला रही है, इसमें 14,000 बच्चों को तालीम दी जाती है। 860 ऐसे हैं जिनको वजीफा दिया जाता है। 2 करोड़ हर साल आर्मी खर्चा करती है। इसके अलावा 1900 स्कूल जो गवर्नमेंट के हैं, उनको भी आर्मी मदद करती है। उनके एडिशनल क्लासरूम बनाने हो, या टॉयलेट बनाने हो, या कंप्यूटर देने हो, स्टेशनरी, किताबें, वो सब देती है। 560 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल से पास आउट हो गए, जिनको एडमिशन नोएडा में, ग्रेटर नोएडा, कुरुक्षेत्र, उदयपुर तक आर्मी ने मदद करी उनको एडमिशन लेने में। और मैं ये भी नहीं कहता कि हर युवक कश्मीरी आर्मी के खिलाफ है। कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट बड़ा अच्छा हुआ था, इंसानियत की वैल्यू सामने आई थी। जब एक आर्मी की गाड़ी एक पेड़ से टकरा के उलट गई थी, जवान जख्मी हो गए, गाड़ी के नीचे दबे हुए थे। युवक एकदम आए, जल्दी से उनको निकाला, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो बहकावे में आए हुए हैं। आर्मी चीफ ने कभी नहीं कहा कि हम 30,000 के 30,000 को गोली मारेंगे। गोली शब्द तो उन्होंने कहा ही नहीं, मैंने भी बयान सुना है। उन्होंने यही कहा कि जो हमारे ऑपरेशंस में बाधा डालेंगे, ऑब्सेक्शन देंगे, उनको हम एंटी नेशनल मानेंगे। दूसरी बात उन्होंने झंडा फहराने की कही थी। अगर आप हिंदुस्तानी हैं और आप पाकिस्तानी झंडा फहराना चाहते हैं और आप ISIS का झंडा, तो जाहिर है ये एंटी नेशनल एक्टिविटी। फिर आप पाकिस्तान जाओ, अगर आपको भारत पसंद नहीं है तो वहां चले जाओ आप। देखिए, ये समस्या, भारत एक बड़ा देश है, अलगाववादी समस्या हमने पहले नॉर्थ ईस्ट में भी थी, नागालैंड में, मिजोरम में। भारत ने दोनों को सुलझा लिया है। अगर ये कश्मीर में नहीं सुलझी है, ये पाकिस्तान की दखलंदाजी की वजह से है। ये समस्या पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, मिलिट्री हम कहते रहेंगे, लेकिन जब तक पाकिस्तान को हम सही रास्ते पर नहीं ला पाएंगे, इस समस्या का हल हम नहीं ढूंढ पाएंगे। फंडिंग सारी वहां से आती है, जिहादिस्ट वहां से आते हैं, ट्रेनिंग वहां मिलती है, हथियार, सब कुछ वहां पे मिलता है। वो कोशिश हो रही है। पाकिस्तान काफी हद तक आइसोलेट हुआ है, लेकिन अभी इसमें काफी काम बाकी है। अमेरिकन अभी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आए हैं, उनकी तरफ से भी बड़े स्ट्रॉन्ग संकेत आए हैं। दूसरा मेरा ये बयान है, ये अलगाववादी जो हमारे एलिमेंट लीडर हैं, सेपरेटिस्ट लीडर, जिनका नाम ही सेपरेटिस्ट है, तो वो क्या बोलेंगे? ये मैं समझता हूं इनको एक्सपोज होना चाहिए। ये अपने बच्चों को तो इन्होंने डिग्री दिलवा दी और जॉब दिलवा दी है, सब कश्मीर के बाहर हैं। दूसरे के बच्चों को ये स्कूल में नहीं जाने दे रहे, स्कूल बंद करवा देते हैं, स्कूल जला दिए जाते हैं। तो लोगों को समझना चाहिए कि लोगों के हित में काम करें, लोगों के खिलाफ काम। ठीक है, राजकादियान मैं समझता हूं, मैं इसके खिलाफ हूं कि उनको भारत सरकार टैक्स पेयर के पैसे खर्च के प्रोटेक्शन दे रखी है। अगर वो इतने पॉपुलर है कश्मीर में, तो किसके खिलाफ प्रोटेक्शन दे रखी है आपने? क्यों आप टैक्स पेयर का पैसा लगाते हैं? आपने राजकादियान साहब, मैं आता हूं आपके पास में। लोगों को समझना चाहिए जी। आर्मी, गोपाल जी, आपकी सरकार जब कश्मीर पे इस बार चर्चा होती है वहां की किसी भी घटना के बारे में, तो ये कहा जाता है कि नहीं, हमारे अपने लोग हैं, हम बातचीत करेंगे इनसे और इनको मुख्यधारा में जोड़ने की कोशिश करेंगे। वो कहीं होती हुई दिखाई नहीं देती। आपकी तो अब सरकार भी बन गई, पहले तो ये था कि साहब हम सरकार में नहीं है तो क्या करें। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए अब दिक्कत कहाँ है? देखिए, जब तक हम वहाँ कश्मीर में लोगों को सेग्रीगेट नहीं करेंगे, वहाँ पे एक तबका है जो कि मिलिटेंट्स को और एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है। एक तबका नहीं है, शुजात बुखारी तो कह रहे हैं बड़ी तादाद आती है। बड़ी तादाद है, तो वो अगर उस एक्टिविटी को हम नेशनल, एंटी नेशनल मानेंगे नहीं, तब तक हम उस सॉल्यूशन कर नहीं पाएंगे।
जो दूसरा है, जो कि मेन फ्रेम में आना चाहते हैं, जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस चाहते हैं, हम उन्हीं को तो अपने साथ ला सकते हैं। जो मिलिटेंट, जो वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ अगर वो पाकिस्तान से पैसा लेके या अपने दूसरी एक्टिविटीज के साथ लेके, तो उनके साथ तो सख्ती से निपटना पड़ेगा ना। आप टेररिस्ट एक्टिविटी और उसके सपोर्ट सिस्टम को जब तक आप ब्रेक नहीं करेंगे, जब तो फिर आप उसको कैसे करेंगे? तो अल्टीमेटली अगर कश्मीर की समस्या का समाधान करना है तो उसको पॉलिटिकल प्रेशर के अलावा एक फैक्चुअल एनालिसिस करके ही समस्या का समाधान होगा। यह नहीं हो सकता कि हम मतलब एक तरफ से तो वो आर्मी को पे गोली चलाते रहे और हम उनके पास उनकी ह्यूमन राइट्स की बातें करते रहे। नहीं तो बातचीत होती हुई नजर नहीं आ रही ना किसी लेवल पे। तो आपने किया हो, कोई आउटरीच का आपका प्रोग्राम हो, आपने जाकर के लोगों के दुख दर्द सुने हो। प्रधानमंत्री ने पॉलिटिकल पार्टीज को अपने पास बुलाया। आउटरीच का क्या मतलब है? पैर घुटने टेक दिए जाए उनके सामने, ये तो आउटरीच नहीं होगा। अगर आर्मी वाले, अगर आप आज की डेट पे आर्मी के चीफ की इंटीग्रिटी पे आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, आज वो अभी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि आर्मी चीफ का बयान एक तरफ, हम आपके पॉलिटिकल प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि आपने कश्मीर को हिंदुस्तान में से जोड़ने के लिए, उनकी दिल की का दर्द समझने के लिए क्या कोशिश की? देखिए, सबसे बड़ी बात, पैलेट गन्स के लिए होम मिनिस्टर ने कहा है कि हम उसको होल्ड कर दिया है, ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म सोच रहे हैं। दूसरा, वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, प्रधानमंत्री खुद भी गए वहां पे 2-3 बार गए। तो अल्टीमेटली उस सेंटिमेंट को टैकल करना ही पड़ेगा। और क्या चाहते हैं? मतलब वहां पे कोई आइडेंटिफाइड, आज लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से आप बात क्या नहीं करते, पाकिस्तान से क्या बात करें? नहीं, कश्मीरियों से भी आप जो बात हो रही है, जिस अंदाज में आप लोग कर रहे हैं, उससे संतुष्ट हैं और इससे हल निकल आएगा। स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे ज्यादा, जहां तक वहां पे मिलिट्री की जो मिलिटेंट्स को टैकल करना वो अलग इशू है। जनता के लिए क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, टूरिज्म को बढ़ावा देना है, उनके एजुकेशन के लिए स्कीम्स लाने, तो वो अपने लेवल पे। और अगर पॉलिटिकल प्रोसेस की बात करते हैं तो वो तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन के थ्रू हुआ ही है। इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट। आप सिर्फ सवाल पूछने का काम करते रहेंगे या कुछ रचनात्मक विपक्ष की भी भूमिका निभाएंगे कि जिससे देश को फायदा हो? राजनीति तो करते रहिएगा, बहुत वक्त पड़ा हुआ है। देखिए, रचनात्मक की आपने बात की। सबसे पहले तो मैं गोपाल जी आउटरीच की बात कर रहे थे और आप पूछ रहे थे कि आउटरीच कैसे होती। इनकी बात एक तरफ रखते हैं, मैं आपको हमारी मिसाल देता हूँ। हम लोगों ने कैसे आउटरीच किया। सिर्फ खोखले अल्फाजों से कुछ नहीं होता। मुझे याद है हमारे पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी खुद गए वहां पे। उन्होंने एक प्रोग्राम था, मुझे अभी भी याद है, परवाज। देखिए खान साहब, देखिए आपके नेता गए, प्रधानमंत्री गए, नतीजा क्या निकला? सवाल ये है कि आप 10 साल थे शासन में, आपने ऐसा क्या कर दिया कि कश्मीर में अमन हो गया हो, वहां के लोगों की दुख तकलीफें कम हो गई हो? वो तो नहीं हुआ ना। तो फिर यही नतीजा निकल रहा है कि साहब आप भी राजनीति के लिए इंटरेस्टेड हैं, राजनीति करना चाहते हैं। ये आरोप गलत है। मैं आपको, अगर आप मुझे याद है, 1 मिनट, मैं इंतजार कर रहा था अपनी टर्न का, तो मुझे खत्म करने दें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, वहां पे एम्प्लॉयमेंट और एंगेजमेंट, ये 2 टूल्स बहुत एसेंशियल है। अब मैं आपको राहुल गांधी जी की मिसाल क्यों दे रहा था? क्योंकि जब वो वहां गए, वो अकेले नहीं गए, वो देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों को लेके गए थे अपने साथ। चाहे राहुल बजाज हो, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, सबको लेके गए थे। उनसे कमिटमेंट कराया था कि यहाँ पे इतने पैसे इन्वेस्ट होंगे, सेंटर बनेंगे और आप लोग नौकरियां देंगे इन बच्चों को। लेकिन कितनी नौकरी मिली? और आपको याद भी होगा उस वक्त लोएस्ट इंसिडेंस ऑफ टेररिज्म होगा। जब बहुत कमी है। शुजात साहब, आप बहुत संक्षिप्त में आपकी टिप्पणी और फिर हम कार्यक्रम खत्म करेंगे। जी नहीं, मेरा बेसिकली कहने का मकसद ये है कि जो पॉलिटिकल डोमिनेंट पॉलिटिकल सेंटिमेंट है वहां पे, उसको एड्रेस करने के लिए कोई कोशिश नहीं की जा रही है। अगर हम गोपाल जी से ही पूछें कि इन्होंने पीडीपी के साथ मिलकर एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया, 2 साल हो गए, क्या ये एक कदम उस एजेंडा ऑफ अलायंस में आगे बढ़े हैं? जो चीजें इन्होंने उसमें मानी है कि ये हम करेंगे, एक इंच भी नहीं आगे बढ़े हैं। तो ये पॉलिटिकल अप्रोच की बात कहां से आ गई? दूसरा ये कि जहां तक खान साहब की पार्टी का ताल्लुक है, इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है पिछले 2-4 साल के दौरान, वो ये है कि जो रिन्यूड मिलिटेंसी कश्मीर में है वो कांग्रेस की वजह से है। क्योंकि अगर इन्होंने अफजल गुरु को 24वें नंबर से 28वें नंबर से उठा के पहले नंबर पे ना लाया होता, क्योंकि वो चाहते थे कि मोदी जी दिल्ली ना पहुंच जाए, तो शायद कश्मीर में ये सूरत हाल नहीं होती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुजात बुखारी, मोहम्मद अली खान, गोपाल कृष्ण अग्रवाल और लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान साहब हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए। कश्मीर में हालात ठीक नहीं कहे जा सकते, वहां मरहम की पट्टी लगाने की जरूरत है और ऐसे में कोई भी ऐसा बयान जो लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करता हो, मेरे ख्याल में
उसे शायद पसंद नहीं किया जाएगा। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।